जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका, जिसके एग्जाम में आपका टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप बीएसएससी कार्यालय परिचारी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं और नौकरी लेना चाहते हैं, तो आज का यह जो क्लास होने वाला है आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जाएगा वो सीधे आपके एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो पहले आज हम लोग मैथ को देखेंगे, उसके बाद जीके को देखेंगे, उसके बाद हिंदी को देखेंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या का 20% बराबर 120 है, यदि कोई संख्या है उसके बराबर 20% है, 120 है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा। क्वेश्चन पहले ध्यान से आप लोग समझिए। यहाँ पर क्या करें, यदि कोई क्या है, संख्या हमको नहीं मालूम है तो संख्या को हम लोग एक्स मान लेते हैं। संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स। यदि किसी संख्या को, तो संख्या को मान ले एक्स, उसका का मतलब क्या होता है, गुना 20%, तो 20 बटा यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 100। 20% है तो प्रतिशत का मतलब आपका 100 होता है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है। ध्यान से समझिएगा, एक एक स्टेप को अगर आप समझते हैं तो ये वाला मैथ आपको सॉल्व करना आएगा। और ये वाला यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में मैथ में देखने को मिलता है, सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाता है। यदि किसी संख्या का 20%, तो कोई संख्या मान लिया एक्स, उसका 20%, तो 20 बटा क्या हो जाएगा, 100। क्योंकि प्रतिशत का जो मतलब होता है वो कितना होता है, 100 होता है, बराबर 120 है। कितना है, 120 है। यहां से आपका हो जाएगा, तो बराबर में आप सामने से सामने काट सकते हैं। 20 से 120 कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, बिल्कुल 6 बार में कटेगा। अब x बराबर यहां पर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा तिरछी गुना होगा, तो 100 गुना 6 होगा तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। फिर कह रहा है जो संख्या प्राप्त हुआ उस संख्या का 120% क्या होगा, मतलब जो 600 आया उस संख्या का अब 120% कितना होगा। तो 600 तो आ गया, उस वह संख्या 600 हो गया। का मतलब क्या होता है, गुना 120%, तो 120 प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100, तो बट्टा में कितना कर देंगे, 100। डबल जीरो से डबल जीरो आपका कटेगा, यहाँ तो आपको पता चल गया। अब 120 गुना 6 होगा, 120 गुना 6 होगा तो आंसर आएगा 720 आएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। देखिए मैथ जो होता है बाहरी नहीं होता, सिर्फ उसको समझने की क्षमता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप प्रश्न को समझ गए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न बिल्कुल सिंपल कर रहा था। यदि किसी संख्या, तो संख्या को हम लोग क्या मान लिए थे, एक्स, उसका का मतलब गुना 20% यानी 20 बटा 100 बराबर में 120 है। जो फिर आएगा, जो संख्या आएगा, फिर उस संख्या को आपको 120 ज्ञात करना है। फिर से एक बार हम क्लियर कर देते ताकि आपको कोई भी डाउट इस प्रश्न में नहीं रहे, क्योंकि यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यदि किसी संख्या हमको नहीं मालूम है तो अल्फाबेट का कोई भी लेटर मान लेते हैं, ABCD का आप कोई भी लेटर मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक्स मान लिए का 20%, तो 20 बटा हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। यहाँ तक तो आपको समझ ही आ रहा होगा। 20 बटा कितना हो गया, 100। प्रतिशत है 20% यानी 20 बटा 100। 30% तो 30 बटा 100। 40% तो 40 बटा 100। 50% तो 50 बटा 100। बराबर में आपका दिया है 120। तो 20 से 120 कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो ये बराबर में जब रहता है तो तिरछा तिरछी गुना हो जाता है। तो 100 गुना 6 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 600। फिर वह कहा कि तो उस संख्या का जो प्राप्त हुआ, उस संख्या का मतलब 600 आया, 600 का 120% क्या होगा, ये सवाल कह रहा है। तो 600 गुना में 120 अब बट्टा में प्रतिशत है तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो, अब 12 छह कितना हो जाएगा, 72, 720 आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो एक बार कमेंट में लिखिएगा, यस गुरुजी मुझे समझ में आ गया, ठीक है, ताकि मैं आगे चलूं। तो एक बार सभी का कमेंट आना चाहिए, यस गुरुजी ऐसा प्रश्न हम बना देंगे, ठीक है। आगे चलिए। एक वस्तु को लाभ और हानि से आपके एग्जाम में, क्रैमुल विक्रैमुल से आपके एग्जाम में बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाता है। उससे पहले मैं आपको टॉपिक क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले आपके एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछता है वो देख लीजिए। सबसे पहले तो आपका सिंपल ऊपर बताया, उस
टाइप का प्रश्न आपका हो जाएगा, लाभ हानि से हो जाएगा, सरलीकरण से हो जाएगा, समय दूरी और कार्य से हो जाएगा। ये सबसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता चलेगा आपके एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछता है। एक वस्तु को 500 रुपया में खरीदा गया यानी क्रय मूल्य। एक वस्तु को 500 रुपया में खरीदा गया यानी 500 यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। और क्रय मूल्य को हम लोग इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस यानी सीपी शॉर्ट में लिखते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया, 500 हो गया। उसके बाद खरीद कर 600 रुपया में बेच दिया जाता है। 600 रुपया में क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, यानी बेच दिया जाता है यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को शॉर्ट में हम लोग एसपी यानी सेलिंग प्राइस लिखते हैं। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। बिल्कुल समझ रहे हैं आप लोग, बिल्कुल यहाँ तक हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ज्ञात करा लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे पहले तो क्रय मूल्य आपका 500, विक्रय मूल्य आपका 600, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको लाभ पता होना चाहिए। तो लाभ इसका निकालेंगे, यानी खरीदा 500 में, अब बेचा 600 में, तो उसको लाभ ही ना हुआ। तो लाभ कितना रुपया हो गया, 500 में खरीदा, 600 में बेचा, तो 100 रुपया का लाभ हुआ। सभी को क्लियर है। तो लाभ यहाँ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। या विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कीजिएगा तो फिर भी आपका 100 ही आएगा। जब लाभ आ जाएगा तो आप लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुना, लाभ आपका 100 आ गया, लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 होता है। फिर से 100 आपका होता है फॉर्मूला में ही, बट्टा क्रय मूल्य। बट्टा में क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपको कितना में खरीदा था, 500 में, तो बट्टा में हम लोग कितना कर देंगे, 500 कर देंगे। ये 100 से 500 कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। बिल्कुल राइट आंसर है, 5 बार में कटेगा। ऊपर से फिर काटेंगे 5 से 100 कितना बार में कटेगा, 20 बार में, यानी 20% इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आशा करते हैं यह प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल इजी लेवल का है। ऐसा प्रश्न बच्चे लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। और ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बताइए कैसा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम सिंपल लेवल का सवाल आता है। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। सबसे पहले हमको अभाज्य संख्या समझना पड़ेगा, अभाज्य संख्या क्या होता है। और मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज के इस वीडियो में जो आपको प्रश्न बताया जाएगा वो सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में देखने को मिलेगा। मैं कहूंगा आपको, अगर आप बीएसएससी कार्यालय परिचारी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आज का यह क्लास आप पूरा देखिए। यहां से प्रश्न आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होता है, तो अभाज्य संख्या को पहले हम लोग समझेंगे। अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसा संख्या जो संख्या एक और अपने आप से कटे, जो संख्या एक और अपने आप से कटे, जो संख्या एक और अपने आप से कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या एक और अपने आप से कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में अभाज्य संख्या दो से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, दो से। दो जो ऐसा संख्या है जो एक और अपने आप से कटता है, एक और अपने आप से जो संख्या दिया उससे कटे। दो के बाद 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा। 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से भी कट जाता है, 9 से भी कट जाता है। तो ये जो संख्या एक और अपने आप से सिर्फ कटना चाहिए, उसके अलावा किसी से नहीं। उसके बाद 11 हो जाएगा, यहां तक हो जाएगा 1 3 5 7 11। 5 कह रहा है तो 5 को संख्या हम लोग लिख दिए। इसका औसत, तो औसत बराबर फॉर्मूला अगर सीधा आपको समझाएं तो सभी संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या। औसत बराबर फॉर्मूला सभी संख्या जो दिया है उसका योग अब बट्टा में कुल संख्या। तो इसका योग करेंगे, ऊपर वाला का योग करेंगे, बट्टा में 5 गो संख्या तो बट्टा 5 है। एक योग कर दे रहे हैं, योग कर दे रहे हैं। तो 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 11 कितना हो जाएगा, कोई बच्चे बताइए। 17 और 11 कितना हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर 17। जैसे में फिर से एक बार ऐड कर लेते हैं, हो सकता है गलती हो जाए। 5 5 10, 10 और 18 इधर, तो 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28। अब बट्टा में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इतना आपका आ जाएगा। अब 28 से 5 काटिएगा क्योंकि दशमलव में आंसर आ रहा है, तो 5 से 28 काटिएगा तो ये 25 25, 5 बार में फिर 6 बचेगा, 5.6 बार में, 5.6 बार में ये कट जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आशा करते हैं यह औसत आपको बनाना आ गया होगा। औसत जब भी निकालने के लिए दे सिंपल क्वेश्चनों का, तो सभी संख्याओं का योग अब बट्टा में जितना संख्या रहे उसको बट्टा में लिखकर सॉल्व करके आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर आपको अभाज्य संख्या समझना है, जो संख्या एक और अपने आप से कटे वो संख्या यहाँ पर लेना था। चलिए अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है, साधारण ब्याज से प्रश्न है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
साधारण ब्याज से प्रश्न क्या कर रहा है, साधारण ब्याज से प्रश्न कह रहा है 2000 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इसको निकालते कैसे हैं, तो यहाँ पर पी बराबर यानी मूलधन आपका 2000 हो जाएगा, समय आपका कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा, दर आपका कितना हो जाएगा 5% होगा। तो साधारण ब्याज बराबर एक एग्जाम में आपके सवाल में पूछे जाता, मतलब ये जो सवाल है आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा में क्या होता है 100, यानी पी का मतलब मूलधन, आर का मतलब दर और टी का मतलब समय बटा 100। शॉर्ट में लिख दिए ताकि आपको यहाँ पर कम जगह न बचे, ठीक है ना, ज्यादा जगह न बचे। जैसे मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, ये फॉर्मूला आपका हो गया। तो मूलधन आपका 2000 था, 2000 लिख देंगे, 2000 गुना दर आपका 5 और समय कितना 2, आप बट्टा में कितना कर देंगे 100 कर देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, बी बचे 100, 100 में 2 से गुना करिएगा कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोग को कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास दिया जाता है, जहां पर सीधे आपके एग्जाम में लड़वाने वाला प्रश्न बताया जाता है। अगर आप डेली बीएसएससी कार्यालय परिचारी का क्लास करना चाहते हो, नौकरी लेना चाहते हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली बीएसएससी कार्यालय परिचारी का क्लास दिया जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल क्या करें, अगला नंबर सवाल है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, छोटी पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या का मतलब जो संख्या जीरो से स्टार्ट हो, जो संख्या जीरो से स्टार्ट हो, जो संख्या जीरो से स्टार्ट से लेकर अनंत तक। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पूर्ण पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्टिंग होता है, तो जीरो सबसे छोटा पूर्ण संख्या हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कर रहा है यदि 10 आदमी किसी काम को 20 दिनों में करता है, यदि 10 आदमी किसी काम को 20 दिनों में करता है तो 20 आदमी उसी काम को कितना दिनों में करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि 10 आदमी किसी काम को 20 दिनों में करता है तो 20 आदमी उसी काम को कितना दिनों में करेगा। तो याद रखिएगा ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल ट्रिक देख लीजिएगा। 10 आदमी 20 दिन में काम करता है तो 10 गुना क्या कर देंगे 20 कर देंगे। अब बट्टा में 20 आदमी पूछ रहा है तो बट्टा में हम लोग 20 कर देंगे, मतलब जो ऊपर वाला है तो गुना कर दीजिए और जितना पूछ रहा है उसको भागा, तो ये 10 से 20 खत्म, तो कितना बच गया 10 दिन में वो काम को कंप्लीट कर देगा, खत्म। ये शॉर्ट ट्रिक है जिसकी मदद से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला नंबर सवाल क्या करा, एक वृत्त का परिधि निकालना है, एक वृत्त का परिधि निकालना है, यदि उसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, पाई का मान 22/7 लेना है, तो वृत्त का परिधि बराबर फार्मूला होता है 2 पाई आर होता है, क्या होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिधि बराबर फार्मूला होता है 2 पाई आर, तो 2 अब पाई का मान आपको 22/7 लेना है और आर का मान त्रिज्या आपका 7 दिया है, तो कितना हो जाएगा 7। ये 7 से 7 आपका खत्म होगा तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर यहीं पर वृत्त की परिधि की जगह, वृत्त की परिधि की जगह यहाँ पर क्षेत्रफल की बात कर देता, एरिया की बात कर देता, तो फॉर्मूला आपका हो जाता पाई आर स्क्वायर हो जाता। फॉर्मूला क्या हो जाता पाई आर स्क्वायर हो जाता। और इस पर सॉल्व करके आप लोग इसका जवाब कमेंट में देने का कोशिश कीजिएगा। इसका जवाब आप लोग को कमेंट में आना चाहिए और बताइए आप लोग को क्लास, आज का क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, अब आइए हम लोग जीके के प्रश्नों को देख लेते हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। मैं कहूंगा साथियों इसमें हम जीके के आपको 40 लगभग प्रश्न बताएंगे और कितना स्कोर होता है और लास्ट में आप बताइएगा। ठीक है ना। तो चलिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यह जो सवाल है ये बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पहले पूछा जा चुका सवाल है और ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में आने का संभावना है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। प्रश्न क्या कर रहा है, जिन बच्चों को इंग्लिश आता है इंग्लिश में देखिएगा और जिनको हिंदी में आता है हिंदी में प्रश्न देख लीजिएगा। ठीक है, मगध साम्राज्य के किस शासक ने राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। मतलब मगध साम्राज्य के कौन सा शासक था जो राजगृह को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। ठीक है ना, मतलब बिहार का राजधानी पहले राजगृह हुआ करता था, लेकिन ऐसा कौन सा शासक था जो पाटलिपुत्र किया, बिल्कुल याद रखिएगा वो आपका उदयन था। कौन था उदयन था, कौन था उदयन था, कौन था उदयन। उदयन ऐसा मगध साम्राज्य का शासक था जो राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। उदयन को हम लोग उदय भद्र भी कभी कभी दे देता, उदय भद्र भी इसको नाम से हम लोग जानते हैं, उदय भद्र। आपके एग्जाम में पूछा जाता पटना किस नदी के किनारे है,
तो पटना आपका गंगा नदी के किनारे है। पटना आपका किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजगीर से पाटलिपुत्र किसने किया था? उदयन ने किया, या उदय भद्र भी कभी कभी दे सकता है, तो उदय सिर्फ याद रखिए, उदय उदय भद्र या उदयन एक ही है और उसका नाम भी था, ठीक है ना। ये सोन और गंगा नदी के संगम जहां मिलता है वहां पर पाटलिपुत्र का स्थानांतरित किया गया था। यानी सीधा आपका आंसर आता है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे है, बात खत्म। अगले क्वेश्चन को चलते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सवाल क्या करा है? अच्छा, सेम टू सेम वही वाला सवाल ऐड हो गया। चलिए अगला नंबर सवाल क्या करा है? अगला नंबर सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? एकदम पॉपुलर सवाल है, याद रखिएगा। किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद 243 के तहत किया जाता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 243 के तहत किया जाता है। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किस नदी को उसको बार बार मार्ग बदलने के कारण बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? याद रखिएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। देख सकते हैं क्वेश्चन आपको कितना बड़ा करके दिया है। निम्नलिखित में से किस नदी को बार बार मार्ग बदलने के कारण उसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। अच्छा, बी में ऑप्शन टिक लग गया है ना, सी ऑप्शन में टिक लगाइए, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर बिहार की जगह बंगाल का पूछ दे कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बंगाल का शोक हम लोग दामोदर नदी को कहते हैं। कौन नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को हम लोग बंगाल का शोक कहते हैं। बंगाल का शोक किस नदी को? दामोदर नदी को। अगले नंबर सवाल को चलते हैं जो कि सीधे आपकी एग्जाम आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे? एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। याद रखिएगा, सरफराज हुसैन खान प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या करा? अगला नंबर सवाल है भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन था? भारत में महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। कौन था? चंपारण सत्याग्रह था। भारत में महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। वह किस वर्ष हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। वह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। भारत में महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपके एग्जाम में यह भी पूछा जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था? तो 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया पहला आंदोलन था। अगले नंबर सवाल क्यों चलते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या करा? बिहार में स्थित बराबर की गुफा, जो बिहार में स्थित बराबर की गुफा है वह किस काल से संबंधित है? जो बराबर की गुफा है वह किस काल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, यह मौर्य काल से संबंधित है। यह किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आपके एग्जाम में पूछा जाता है मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो मौर्य साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। पाल वंश का संस्थापक किसने किया था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल ने किया था। किसने किया था? गोपाल। जैसे में इसको याद करने का ट्रिक है, पाल लास्ट में पाल, गोपाल। मौर्य साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। सवाल अगला नंबर क्या कर रहा है? जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के मामले में भारत में बिहार का स्थान कितना है? जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा, प्रथम है। जनसंख्या घनत्व में बिहार का स्थान पहला आ रहा है, यानी जनसंख्या बढ़ाने में बिहार का स्थान पहला है। लेकिन गरीबी में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। भारत का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य कौन सा आता है? तो बिहार ही आता है। इसलिए मतलब हमको जहां तक अंदाजा है, क्योंकि ये बिहार का एग्जाम है बीएससी कार्यालय परिचारिका, तो आप लोग इतना मेहनत कीजिए कि बिहार का नाम ऊंचा कर देना है और इस बार नौकरी आपको लेना है बीएससी कार्यालय परिचारी में। तो मेहनत करना। देखिए,
जिनका नौकरी लग जाता है, जिनका सिलेक्शन हो जाता है, वो आप पे और हम ही जैसे लोग रहते हैं, ठीक है ना? वो कहीं और से पैदा होकर नहीं आता, वो आप पे और हम ही जैसे लोग रहते हैं। बस फ़र्क ये रहता है कि वो डेली मेहनत करते हैं, डेली पढ़ाई करते हैं, जिसमें उनको नौकरी लेना है उसके लिए वो जी-जान लगा देते हैं, दिन-रात नहीं देखते हैं। अपने मम्मी-पापा के चेहरे को देखकर पढ़ाई करते हैं और नौकरी लेते हैं। बस से आप लोग भी यही काम कीजिए। आज से लेकर अप्रैल में इसका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। इसका एग्ज़ाम कब है? अप्रैल में इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आज से लेकर अप्रैल तक जी जान लगा दीजिए और बुक नहीं लिए तो बुक ले लीजिए और कमेंट कर कीजिए एक बार आप लोग पीडीएफ। आपके पास पीडीएफ भी भेज दिया जाएगा, ठीक है? अगर आप पीडीएफ फ्री में चाहते हैं तो एक बार कमेंट कीजिए पीडीएफ। पीडीएफ आपको फ्री में दे दिया जाएगा। एक बार कमेंट कीजिए पीडीएफ। चलिए, अगला नंबर सवाल क्या है? 8 नंबर सवाल है, बिहार के जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? जब बिहार में 1857 का विद्रोह हो रहा था, 1857 का विद्रोह को हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह सिपाहियों के द्वारा स्टार्ट किया गया, शुरू किया गया आंदोलन था। क्या हुआ था कि जब अंग्रेजों में जो सैनिक रहते थे, उसमें कुछ पंडित भी रहते थे, कुछ आप लोग समझ रहे हैं, सभी जाति के लोग वहां पर रहते थे। लेकिन अंग्रेज ने क्या किया था कि जो बंदूक देता था ना, तो जो बंदूक का खोल रहता है, खोल, वो वह चमड़ा का बना हुआ दे रहा था। तो कुछ जो पंडित टाइप के जो सैनिक थे वो हो गए हैं, कह दिए कि हम ये सब नहीं हो, तो उसीलिए विरोध किया गया था, ठीक है ना? तो 1857 में हुआ था, ठीक है ना? और सबसे ज्यादा इसमें जिसका नाम आता है वो मंगल पांडे का आता है। किसका नाम आता है? मंगल पांडे का। 1857 के विद्रोह किसने किया था? तो ज्यादातर जो नाम आता है वो मंगल पांडे का आता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि बिहार के जगदीशपुर से कौन कर रहे थे? तो बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे। बाबू कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह कर रहे थे। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। बिहार के जगदीशपुर ये आपका आरा में पड़ता है और कई बच्चे आरा से मेरा वीडियो भी देखते हैं। तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा किस किस जिला से आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, मेरा वीडियो यहाँ यहाँ जिला में पहुंच रहा है। तो एक बार अपना अपना जिला पहले कमेंट कर दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। और आरा वाला खास करके कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके आरा से बाबू कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह किए थे। चलिए, अगला नंबर सवाल क्या करें? 8 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 9 नंबर सवाल को देख लेते हैं। देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि सर आप ऐसे पढ़ाते, एंजॉय के साथ पढ़िएगा तो थोड़ा पढ़ने में मन आपको लगेगा, ठीक है? कौन सा दरा, ऐसा कौन सा दरा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा दरा है, ऐसा कौन सा दरा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। जो जिला दरा, जो जिला दरा, जो जिला दरा। और भारत का सबसे बड़ा दरा कौन सा हो जाएगा? नाथुला दरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दरा जोजिला दरा हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले नंबर सवाल क्यों चलते हैं, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आएगा। अगला नंबर सवाल है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो याद रखिएगा, ऋषभ देव था। कौन था? ऋषभ देव था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले नंबर सवाल को चलते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? एकदम पॉपुलर सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? याद रखिएगा, संविधान के 86वां संशोधन के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा और सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। 12 नंबर आपका सवाल क्या करा? 12 नंबर सवाल है, बिहार के किस जिले में कैमूर वन जीव अभयारण्य स्थित है? बिहार के किस जिले में कैमूर वन जीव अभयारण्य है? बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का आ रहा है। एक बच्चे का आ रहा है कि कैमूर वन जीव अभयारण्य कैमूर में है। बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर हालांकि ये कहते हैं ना कि क्वेश्चन में आंसर ही छिपा हुआ है, तो क्वेश्चन में आंसर ही छिपा हुआ है, ठीक है? कैमूर वन जीव अभयारण्य किस जिला में है? तो कैमूर जिला में है। बिल्कुल राइट आंसर। अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है वाल्मीकि वन जीव अभयारण्य कहाँ है? वाल्मीकि वन जीव अभयारण्य कहाँ है? तो याद रखिएगा, वाल्मीकि वन जीव अभयारण्य आपका पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ में है? पश्चिमी चंपारण में है। चलिए, अगला नंबर सवाल क्या है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? जिनको जिनको पता है कमेंट में जवाब आना चाहिए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम
रेटिनॉल होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल होता है। याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगले नंबर सवाल को चलते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा, और इसमें देख लीजिए जो जो सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे में विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, याद रखिएगा विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सिफेरॉल होता है। यह सूरज की रोशनी से प्राप्त किया जाता है, यह हड्डियों को मजबूत करता है। याद रखिएगा, इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। अगला नंबर सवाल है 14 नंबर, आपका सवाल क्या कर रहा है, वायुमंडल की कौन सी परत, वायुमंडल की कौन सा परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करता है। वायुमंडल की कौन सा ऐसा परत है जो रेडियो तरंग को पृथ्वी पर वापस परिवर्तित करता है, मतलब पृथ्वी पर वापस कौन सा परत है जो परिवर्तित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा, जो आपका आयन मंडल है, जो आपका आयन मंडल है वो जो रेडियो तरंग है उसको पृथ्वी पर वापस लौटाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले नंबर सवाल को देख लेते हैं। 15 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा, बंगाल और बिहार में पाल वंश का संस्थापक कौन था। ये आपको हम पीछे अभी करवाए, मजाक मजाक में ये वाला क्वेश्चन आपको हम पीछे भी करवा दिए थे, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं यह जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बंगाल और बिहार में पाल वंश का संस्थापक कौन था, बिहार और बंगाल में पाल वंश का संस्थापक कौन था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गोपाल। गोपाल आपको बताए थे ना, सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बंगाल और बिहार में पाल वंश का संस्थापक कौन था, या सीधा पूछ सकता है पाल वंश का संस्थापक कौन है, तो गोपाल। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्यों चलते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। अगला नंबर सवाल है, बिहार राज्य को बंगाल प्रेसिडेंसी, बिहार राज्य को बंगाल प्रेसिडेंस से किस वर्ष अलग किया गया था। बिहार राज्य को बंगाल प्रेसिडेंट यानी बंगाल राज्य से कब अलग किया गया था, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का आ रहा है, एक बच्चे का आ रहा है सर 1912 होगा। अच्छा, बिहार से उड़ीसा 1936 में, 1912 में बंगाल अलग हुआ था, तब जाके बिहार एक अलग राज्य बना था। आपके एग्जाम में पूछा जाता है बिहार एक अलग राज्य कब बना था, 1912 ईस्वी में बना था। पूरी डेट की बात करें तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार एक अलग राज्य बना था। आपके एग्जाम में पूछेगा बिहार एक अलग राज्य कब बना था, 22 मार्च 1912 ईस्वी को। इसलिए हर साल 22 मार्च को, इसलिए हर साल 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। इसलिए हम लोग हर साल को क्या मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। आगे चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे प्रश्न को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया गया था, पहले ये हम लोग क्लियर कर लेते हैं। 1905 ईस्वी में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। याद रखिएगा, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में आपका बंगाल का विभाजन हुआ था। याद रखिएगा, किसने करवाया था, लॉर्ड कल्जन ने करवाया था। बंगाल का विभाजन किसने करवाया था, लॉर्ड कल्जन ने करवाया था। बंगाल का विभाजन किसने करवाया था, लॉर्ड कल्जन ने आपका बंगाल का विभाजन करवाया था, ठीक है ना। और 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग नाम का व्यक्ति ने बंगाल विभाजन को रद्द किया किया था। और 1912 की बात करें तो 1912 ईस्वी में बिहार राज्य बंगाल से अलग हुआ था, और इसी दिन बिहार राज्य का स्थापना भी हुआ था 1912 में। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, 1936 में। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, 2000 ईस्वी में। याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल को चलते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट वेरी वेरी सवाल है। आपातकाल के दौरान भी किसी मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है, मतलब जब पूरे देश में आपातकाल लगाया जा सकता है तो किस मौलिक अधिकार को निलंबित यानी बंद नहीं किया जा सकता, बिल्कुल याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार को बंद नहीं किया जा सकता है, निलंबित नहीं किया जा सकता है। देखिए, हमारे भारत के संविधान में यही खूबी है कि यहाँ पर सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार दिया, आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं इस भारत देश में। यह आपका अनुच्छेद 21 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्राप्त है, आपका जो मन है वो आप कीजिए, ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल, उसका आंसर बता देना, उसका आंसर सी होगा, ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर राइट आंसर है, ऋग्वेद में वर्णित सोम पौधा, जो सोम पौधा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो सोम पौधा है, तो पौधा एक देवता से तो नहीं होगा, एक हथियार से नहीं होगा, एक वाद्य यंत्र से नहीं होगा, एक पीने वाला पदार्थ है। जो सोम पौधा है वह क्या है, एक पीने वाला पदार्थ है, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, एक पीने वाला पदार्थ हो जाएगा। ऋग्वेद में वर्णित सोम पौधा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो पीने वाला पौधा से संबंधित है, बी ऑप्शन
बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें कहा जाता है? बिल्कुल राइट आंसर है, लॉर्ड रिपन को भारतीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। भारतीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड मेयो के शासन काल में भारत का पहला जनगणना हुआ था। आपकी एग्जाम में पूछेगा भारत का पहला जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने आपका बंगाल विभाजन किया था। चलिए 30 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है? सतलुज किस नदी पर, मतलब सतलुज नदी पर कौन सा परियोजना बना हुआ है? सतलुज नदी पर कौन सा बांध है ये आपको बताना है। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। एक बच्चे का आ रहा है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध नहीं होगा बाबू, हीराकुंड बांध आपका महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। और यहाँ पर सतलुज पूछ रहा है तो ये भाखड़ा नागल परियोजना हो जाएगा। सतलुज नदी पर कौन सा परियोजना है? भाखड़ा नागल परियोजना। टिहरी बांध कहाँ में? उत्तराखंड में है। टिहरी बांध आपका कहाँ में? उत्तराखंड में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर आपका जीके के 20 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जीके के बाद हिंदी भी हम लोग को देखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग अपना 20 में से स्कोर बताइए कितना सही हुआ, ठीक है। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। सभी का लिंक के आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। व्हाट्सएप पीडीएफ या क्लास के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्योंकि वीडियो आपका काफी लंबा हो गया है, अच्छा करवा देंगे यहाँ पर, अगर हिंदी भी करवा देंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप लोग उतना वीडियो नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और फिर से एक बार रिवीजन पेपर में यही सवाल आएगा, एकदम देख सकते हैं ओरिजिनल पेपर है, एकदम 100 आने वाले प्रश्न आपको करवाते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।